हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह, जिसका नया नाम है एडिफाइंग। दोस्तों आज जो है वो 71st बीपीएससी के लिए जो हम आधुनिक भारत जो चला रहे हैं, इसके पांडे सर की पुस्तक है दोस्तों। इसमें आज हम उन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखेंगे सबसे पहले, जिनका जो है जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चंस का बीपीएससी के एग्जाम्स में। उसके बाद जो कम वेटेज वाले जो चैप्टर हैं उनको हम लोग उसके बाद कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आज इसी सीरीज में हम लोग जो सबसे करने जा रहे हैं वो है 1857 का विद्रोह। तो इसीलिए बने रहिए वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो की पॉइंट है आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, तो वो था आपका पामस्टन। कौन था? पामस्टन। उसके बाद है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन था। ये सारी चीज़ें पीटी फैक्ट है, आपको याद रखनी है। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कौन था, तो कॉलिन कैंपवेल। विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, तो ये आपको पता है, बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन, गवर्नर जनरल भारत में कैनिंग। उस समय विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपवेल। और विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। हम लोग जो अभी इसमें डिस्कस करेंगे वो है स्वरूप, कारण, प्रारंभ, विद्रोह का प्रसार, पतन, असफलता के कारण, महत्व और परिणाम। सबसे पहले हम स्वरूप देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे पीटी तो है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है कि भारत में ब्रितानी सत्ता की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के पूर्व संध्या पर भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार तो इसे जो सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सिपाही विद्रोह है, क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो ब्रिटिश मानसिकता ही है उनके पास। सामंतवादी प्रतिक्रिया कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कह देते हैं। इस तरह से इसका जो कद है उसको घटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है अधिकांश ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार किया है। ठीक है। लॉरेंस, सीले, ट्रेवोलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स आदि अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह कहा है। कौन कौन? लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन और टी.आर. होम्स। कुछ भारतीयों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाया है दोस्तों। ये चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ भारतीयों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाया है, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे। जो सर सैयद अहमद खान थे, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो वहाँ पे कौन थे, तो वो आपको बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे। और अपनी पुस्तक उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860। द कॉज ऑफ एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860 में इन्होंने सैनिक विद्रोह इसको माना है। ये पुस्तक किसकी है पूछ देता है, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है। यद्यपि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू तो जरूर हुआ था, लेकिन बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने भी इसमें भाग लिया। 1858 से 59 के अभियोगों में ट्रायल्स में हजारों असैनिकों को भी दंडित किया गया। तो जब असैनिक दंडित हुए इतनी बड़ी मात्रा में, तो इसको कैसे खाली आप ये सैनिक विद्रोह का क्या इसका कद छोटा कर सकते हैं? तो ये एक तरह से पूर्वाग्रह था जो सेट करने की कोशिश की गई। अब हम बात करते हैं रीज साहब की। तो रीज के अनुसार धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। डायरेक्ट पूछ देता है यहाँ से स्टेटमेंट, आपको बहुत ध्यान से, मैंने इसलिए इस चैप्टर को पहले कराया, चैप्टर फर्स्ट के बाद, कि दोस्तों ऐसे मैं अब 71वीं बीपीएससी पहले आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले देना चाहती हूँ। जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बाद में पढ़ेंगे हम। चूँकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ें, मैंने बराबर एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे पता चलता है कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले वो पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था दोस्तों? तो ये LER रीज ने कहा था। रीज आपको याद रखना है। इस मत से असहमत होना बहुत कठिन है, सही बात है। इससे सहमत किसी भी प्रकार एक भारतीय तो नहीं ही हो सकता है। इस तरह टी.आर. होम्स भी कहते हैं कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, मतलब अपने हम लोग को वो बर्बर कह रहे हैं और खुद को वो सभ्य कह रहे हैं। ठीक है। इस तरह के विचार अंग्रेज इतिहासकार ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि
पूर्वाग्रह भारतीयों के प्रति जो उन्होंने एक बार इंग्लैंड में लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये उनकी मानसिकता का सूचक है कि किस तरह से वो लोग कितनी नीची मानसिकता, कितनी ओछी मानसिकता रखते हैं कि किसी इंसान की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, जानवर से कर रहे हैं। तो ये उनकी ओछी मानसिकता और झूठ मूठ का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो उनके पास था उसको दिखाता है। इस तरह के विचार अंग्रेज इतिहासकार ही व्यक्त कर सकते हैं। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, आउट्रम और टेलर बस याद रखिए, ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। यह व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है। तो आपको याद रखना है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कौन था? रीज ने कहा था। और उसके बाद है बर्बरता और सभ्यता के साथ युद्ध किसने कहा था? होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने कहा था? डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अब आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इसको विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेता बेंजामिन डिज़राइली, इनके प्रति रिस्पेक्ट है, जो रूढ़िवादी दल के नेता थे, ने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार के इस मत का खंडन किया और कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या कहा? कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। तो बेंजामिन डिज़राइली जो हैं वो एक मतलब अंग्रेज होने के बावजूद इन्होंने इस चीज़ को कहा, ये बड़ी बात है। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, आपको ये पुस्तक याद रखना है दोस्तों, द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है अशोक मेहता जी ने। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बी डी सावरकर जी पर। बी डी सावरकर ने 1909 में लिखित अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी कि 1857 के जो युद्ध है उसके बारे में लिखा है और कहा है कि इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। बी डी सावरकर जी ने जो लिखा है 1909 में अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई भारतीय इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति की चर्चा की है। इसमें सुरेंद्र नाथ सेन यानी S.N. सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी यानी R.C. मजूमदार इनको कहते हैं, शशि भूषण चौधरी और पूरन चंद्र जोशी। इसमें S.N. सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन भारत सरकार के कहने पर 1857 पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में वह तर्क देते हैं कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह यहाँ कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। अवध में यह एक जन आंदोलन बन गया। कहाँ? अवध में, जहाँ देशभक्तों ने अपने राजा तथा राज्य के लिए संघर्ष किया। इसके बावजूद सेन अवध के विद्रोहियों को स्वतंत्रता का अग्रणी नहीं मानते, क्योंकि वे राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से अनभिज्ञ थे। भारत सरकार ने R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए नियुक्त किया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि R.C. सबसे पहले जो ये 1857 का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार ने R.C. मजूमदार को चुना था। ठीक है, लेकिन इनसे मतभेद हो गया, तो उसके बाद सेन ने लिखा और सेन ने जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने ये लिखा कि जन आंदोलन तो ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, लेकिन सैनिक विद्रोह भी नहीं था। और उनका पुस्तक कौन है? 1857। ये आपको S.N. सेन की पुस्तक है। मजूमदार की पुस्तक कौन है? मजूमदार ने अपना एक अलग पुस्तक लिखा, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि अपने तर्कों को उन्होंने अध्याय में जो उन्होंने भारतीय विद्या भवन की पुस्तक ब्रिटिश पारामाउंट्री एंड इंडियन रेसिनेंस पार्ट 1 के लिए जो लेख लिखे वो अधिक विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया। उन्होंने इस पुस्तक में निष्कर्ष निकाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में जो उन्होंने लिखा है, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, मजूमदार ने इस विद्रोह का क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इसके विषय में कुछ भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से कुछ तथ्य सामने रखे हैं। उनके विचार से इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसने देश के विभिन्न भागों में अलग अलग रूप धारण किए। इनकी मुख्य देन इस विद्रोह के गंभीर प्रवाह के प्रति आगे आने वाली पीढ़ियों का ध्यान आकर्षित करना है। मजूमदार जी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए ब्रिटिश पारामाउंट्री एंड इंडियन रेजिनेंस पार्ट 1 में, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सब इनका ये जो क्वेश्चन है तथा जो इनका स्टेटमेंट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो ये प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पीटी ही नहीं, इसमें मेंस पर भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसके पीछे उन्होंने कहा था कि देखिए, एक तो ये पूरे देश के हिस्से में फैला नहीं था, तो राष्ट्रीय हुआ कैसे। दूसरा, ये तो अपना निजी स्वार्थ को लेकर राजा लड़ रहे थे, तो उसमें भी राष्ट्रीय नहीं हुआ, ठीक है। जन आंदोलन, जन की समस्या को तो लड़ा ही नहीं जा रहा था, छोटे छोटे समुदाय के लोग, बहुत बड़ा एक भारतीय समाज इससे कटा हुआ था। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने बहुत ही सारगर्भित अपनी जो बात है वो प्रस्तुत की। शशि भूषण चौधरी 1957 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859 में 1857-58 की घटनाओं में सैनिक एवं असैनिक विद्रोह के सम्मिश्रण के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि इस विद्रोह का पहले के कृषक विद्रोह से संबंध देखा जा सकता है। उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि मूल रूप से लोग अपनी संस्कृति और तौर तरीके की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे थे। 1957 में पूरन चंद जोशी द्वारा संपादित पुस्तक रिबेलियन 1857, ये सारी पुस्तक डायरेक्ट पूछ देते हैं आपको, पीटी फैक्ट। सिम्पोजियम में उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से 1857 की घटनाओं का विश्लेषण किया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किसने किया है? पूरन चंद जोशी ने, रिबेलियन 1857 में। अब आते हैं शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी ने अपनी एक अन्य पुस्तक लिखी है, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में 1857 के संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम माना है। बहादुर शाह के मुकदमे में जज मेजर हैरियट ने मुकदमे में पेश किए गए सारे कागजातों के अध्ययन करने के बाद नतीजा निकाला कि आरंभ से ही षड्यंत्रकारी सिपाहियों तक सीमित नहीं था, और मतलब जो षड्यंत्र था आरंभ से ही सिपाहियों तक सीमित नहीं था, और उनसे यह शुरू ही हुआ था, बल्कि इसमें शाखाएं राजमहलों और शहरों तक फैली हुई थी। कौन लिखता है? ये लिखता है मेजर हैरियट, आपको याद रखना है, ठीक है। बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857 को प्रकाशित इश्तहार में कहा था कि यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सभी धर्मी और विश्वासघातक अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। ये किसने कहा था? कि इस युग में सब ने, जो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी जो है अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। तो बहादुर शाह जफर ने लिखा था 25 अगस्त 1857 को प्रकाशित इश्तहार में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र लिखे जिसमें बहादुर शाह द्वारा लगाए गए अभियोगों का समर्थन किया। अवध की गद्दी पर बैठे नवाब बिरजिस कादिर ने भी एक घोषणा में विद्रोह का समर्थन करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो अब जारी किया था। पूछ देगा कि आपको फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र किसने लिखे हैं? तो नाना साहब ने लिखे हैं, ठीक है। इस आंदोलन के 3 प्रमुख नेताओं ने 3 लेखों से स्पष्ट हो जाता है केवल सेना की शिकायतें ही 1857 की घटना के लिए उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि उच्च वर्ग का भी एक आम असंतोष इसके अंतर्गत था। कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह का मध्य युगीन व्यवस्था में अपने को बचाने और अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे। मोटे तौर पर यह एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इसका जो पार्ट 2 आएगा वो जल्दी ही इस चैनल पे लग जाएगा। तब तक के लिए जय सीताराम, जय बिहार।